बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं जवाद कमाल। आज इन पीटीआई हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने के बाद मुआशी मैदान में हुकूमती कारकर्दगी मिले जुले रुझान की अक्कासी कर रही है। अगर हम अपोजिशन की बात करें तो उसकी तनकीद को नजरअंदाज भी कर दें, कई शोबों में हुकूमती इक़दामात मईशत की बेहतरी की खबर नहीं दे रहे हैं। ये बहुत जल्दी है, मगर इमरान खान साहब ने खुद इसका क्राइटेरिया तय किया था। वो 100 रोज की बार बार बात करते थे। उनके इक़दामात की तौजी भरपूर अंदाज में अब पेश की जा रही है। 100 रोज मुकम्मल हो गए हैं। इस पर सूरत हाल ये रही है जिन्हें हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जो मामलात वो मैं आपको बताऊं, डॉलर जो है वो महंगा होकर 138 की सतह पर आ गया, रुपए की कदर में कमी हो गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद की शरह में 1.5% इजाफा किया और उसे 10% तक पहुंचा दिया है, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि महंगाई मजीद बढ़ेगी। एक अच्छी खबर यह है कि बैरूनी कर्ज की अदायगी और दीगर अदायगियों के बाद भी मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में 77.6 करोड़ डॉलर का इजाफा देखा गया, जिसकी जो अहम वजह सामने आ रही है वो सऊदी अरब से 1 अरब डॉलर का मिलना है। डॉलर की जो कदर है उसमें इजाफे, रुपए की कदर गिरने से सोने की कीमत में भी जो मुल्की तारीख है उसकी बुलंद तरीन सतह को छू रही है। मगर वजीर आजम इमरान खान साहब यही कह रहे हैं कि रुपए की कदर में कमी से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आज लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स से खिताब भी किया। ये कहा कि जारी खातों के खसारे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मुआशी माहिरीन से हकीकी मुआशी सूरत हाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वजीर खजाना है। राशिद सिद्दीकी साहब माहिर मुआशियात हैं, कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा अहमद चनाई साहब, आप मेंबर हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के माहिर मुआशियात भी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपसे आगाज करते हैं। डॉलर महंगा हो रहा है, आखिर क्यों कंट्रोल में नहीं कर पा रही डॉलर गवर्नमेंट? और इमरान खान साहब जो ये कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्या वाकई सूरत हाल ऐसी है, घबराया ना जाए? सलमान शाह साहब तक शायद आवाज नहीं पहुंच पाई। राशिद साहब, आपको लगता है घबराने की वाकई जरूरत नहीं है? बिल्कुल, अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान की गलती है कि उनको 100 दिन का दावा नहीं करना चाहिए था और 100 दिन का नारा नहीं लगाना चाहिए था। उसकी वजह है कि आवाम उनको 5 साल के लिए लाई है और अगर वो 5 साल परफॉर्म नहीं करेंगे तो आवाम उनसे पूछेगी। 100 दिन के अंदर आवाम उनसे कभी भी नहीं पूछेगी। उसकी वजह है कि 100 दिन एक मुल्क की बिगड़ी हुई हालात जो पिछले 30 साल से बिगड़ती चली आ रही थी, तो अब डेफिनेटली इमरान खान के पास या उनकी जो टीम है उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो 100 दिन के अंदर पूरी मईशत को सही कर देंगे और तमाम मुल्क के तमाम हालात को सही कर देंगे। तो खुद कहते रहे कि 100 रोज के बाद आप देखिएगा ये उनकी गलती है की, जिसमें बाकायदा तौर पर बताया कि यही हम तब्दील कर चुके हैं और ये इस्लाहात ला रहे हैं। देखिए, ये उनकी गलती है कि उनको 100 दिन का दावा नहीं करना चाहिए था और अगर वो 100 दिन का दावा नहीं करते तो आज बहुत सारे लोग उनको एनकाउंटर नहीं कर रहे होते और आज उनको बहुत सारे लोगों को जवाबदेह नहीं होना पड़ता। ये आए 5 साल के लिए और मुल्क की मईशत को डेफिनेटली देखें, टीम इनकी अच्छी है, लोग इनके साथ सिंसियर हैं और कम से कम इनके साथ एक बात तय यह है कि इनके साथ करप्ट लोग नहीं हैं। इनके साथ वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनाड़ी हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि इमेच्योर हैं, लेकिन कम से कम वो वतन परस्त लोग हैं और उनकी नीयतें अच्छी हैं, उनकी इंटेंशंस अच्छी है, उनकी विल अच्छी है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर हमको इनको भरपूर टाइम देना चाहिए और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कोई भी ऐसे कमिटमेंट या कोई भी ऐसे दावे ना करें कि जिससे जो अपोजिशन है, जो लोग हैं, उनको जवाब देना पड़े। आराम से बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठ के अपने 5 साल को टारगेट करें और सबसे पहले टारगेट ये करें कि इस वक्त जो डॉलर की जो सतह बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि देखिए जब डॉलर बढ़ता है तो उसी हिसाब से आपके मुल्क के बैरूनी कर्जे बढ़ जाते हैं। राशिद साहब, अगर 100 रोज को एक तरफ रखें, आपने कहा 5 साल को टारगेट करें, तो आपको लगता है सही सिमत है अभी हुकूमत की? देखिए, अभी आप हुकूमत की कोई सिमत सही या गलत सिमत आप कह नहीं सकते। अभी तो आप एक ही चीज कह सकते हैं कि जो टीम अच्छी है, लोग अच्छे हैं, लोगों की इंटेंशंस अच्छी है। जब लोगों की इंटेंशंस अच्छी होती है तो मेरा ख्याल है कि अपनी सिम पे ये जा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक की बात आपने करी सिम की, तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि असद उमर की सिम मुझे थोड़ी सी डाइवर्सिफाई लगती है और जो उनको असल टारगेट करना चाहिए था, उनको टारगेट ये करना चाहिए था कि सिंपली वो सबसे पहले ये देखते कि टेक्सटाइल के अंदर 5 टॉप के एक्सपोर्टर्स को उठाते, वो टॉवल के अंदर 5 टॉप के एक्सपोर्टर्स को उठाते, वो मसाला जात के अंदर 5 टॉप के एक्सपोर्टर्स को उठाते। इसी तरह से तमाम जितने भी आपके सेक्शन हैं उन तमाम के टॉप
एक्सपोर्टर्स को उठाते और उनको साथ बैठाते, उनके साथ मशवरा करते, तो अगर वो तमाम कारोबारी इंतहाई खुदगर्ज भी होंगे ना, तो भी जब वो आपसे सवाल करेंगे सलमान शाह साहब से हमारा राब्ता हुआ है। सलमान साहब, डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, वजीर आजम साहब बारहा ये कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, वाकई ऐसी सूरत हाल है? देखिए, इमीडिएटली तो आपको पता है कि हमारे पास तकरीबन 5 हफ्ते के रिजर्व्स हैं, 5 हफ्ते इंपोर्ट्स के बराबर रिजर्व्स हैं। सो इसका बेसिकली मतलब ये है कि डे टू डे ऑपरेशंस में स्टेट बैंक के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इंटरवेंशन करे मार्केट में, और जिस दिन कुछ ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो, कोई तेल की अदायगी करनी है या गैस की पेमेंट होनी है या कोई और बड़ी चीज़ की पेमेंट होनी है, तो वो एक प्रेशर मार्केट पे बनता है जिससे ये मार्केट डॉलर बहुत ऊपर चले जाता है। सो अगर तो रिजर्व्स होते स्टेट बैंक के पास तो वो थोड़ा सा पैसा अगर मार्केट में डालते तो इतनी फ्लक्चुएशन ना होती। अब जहां तक मसला है कि क्या ये कितनी देर काम चलेगा इस तरह से, देखें आपका तकरीबन पिछले साल करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 18 अरब डॉलर था। इस दफ़ा 2018-19 में अगर आपने इतने काम किए हैं तो हो सकता है उससे 12 से 13 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। उसके साथ आपने 8 से 10 बिलियन डॉलर्स की रिपेमेंट्स करनी है अपने कर्जे की। जो 100 अरब डॉलर का कर्जा है उसमें उसकी वापसी और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो 10 अरब डॉलर्स का है, और उसको करने के लिए भी आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत होगी कि जब वो ड्यू आता है तो आप पे करें। और तीसरी बात यह है कि आपके रिजर्व्स को भी आपने थोड़ा सा बेहतर करना है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक सऊदी अरेबिया, यूएई, चीन की जो सपोर्ट आ गई है वो तो आपको लॉन्ग टर्म आपको उसने तसल्ली बख्श काम कर दिया है, जिसमें 3 अरब डॉलर का तेल आपको मिल जाएगा। उसके साथ 3 अरब डॉलर आपके रिजर्व में चले जाएंगे। इसी तरह चीन ने कहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो चीन की वजह से है वो आप युआन में दे सकते हैं। तो वो खासी हद तक आपके जो लॉन्गर टर्म मसले हैं वो हल हो गए हैं। बट ये शॉर्ट टर्म रिजर्व्स को बिल्ड अप करना जो है वो बहुत जरूरी है, और वो उसके लिए जी आई थिंक हुकूमत जनरली उनका डायरेक्शन दुरुस्त है, लेकिन थोड़ी सी ये बात है कि पब्लिकली जो आप, क्योंकि मार्केट्स इतनी जिटरी हैं इसलिए जो भी आप बात करते हैं उसका एक मायना लेती है मार्केट और उसके मुताबिक रिएक्ट करती है। सो अगर आपके वजीर जो हैं वो कोई ऐसी बात करें जिससे ये लगे कि शायद IMF के साथ आपका मायदा नहीं होगा या किसी और चीज़ में आप उलझ जाएंगे, तो वो मार्केट पे उसका इम्पैक्ट बड़ी जल्दी आ जाता है। अभी डायरेक्शन ठीक है, आम आदमी तक पहुंचेंगे, इसके सम्राट पहुंचेंगे, इस पर बात करेंगे। अहमद चौधरी साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि माली खसारा गुज़िश्ता हुकूमतों का तोहफा है, कर्ज और दीगर बदमे अदायगियों का भी बोझ है, सूरत हाल की बेहतरी में वक्त लगेगा। हकीकी सूरत हाल क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, बात कि राशिद साहब ने और सलमान शाह साहब ने जो बातें कही, मैं समझता हूँ इससे और कोई ओपनर नहीं है कि यहाँ पे पास 5 रिजर्व हैं। राशिद साहब का कहना है कि जी इमेच्योर लोग हैं, अनाड़ी लोग हैं। इसके बाद मैं समझता हूँ कि सूरत हाल बिल्कुल वाज़े है। इस वक्त जो एक्चुअल मार्केट की सूरत हाल है वो ये है कि लोग परेशान हैं, लोग बहुत सारी वजूहात से परेशान हैं। जाहिर है ये नए आए हैं, इनके पास इस वक्त मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी डायरेक्शन है कि उस डायरेक्शन वो हम इकनॉमिक सही समत में ले जा सकें। स्टॉक एक्सचेंज की हालत आपको पता है, जनरल आपको पता है, ये सोच रहे कि कितना भी होने के बाद जो है वो मार्जिनल बढ़े हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। और फिर मैं समझता हूँ इन्फ्लेशन का एक ऐसा तूफान आज सामने नजर आ रहा है कि मैं समझता हूँ कि रेमेडी नजर नहीं आती। जहाँ लोगों को डॉलर जो है वो 40% अगर महंगा हो जाता है तो लोग जो है वो बिल्कुल परेशान हैं। हमारी जो टेक्सटाइल की इनपुट है, किसी भी चीज़ की इनपुट है प्रोडक्शन की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर इसके बाद कुछ ऐसी समस्या है कि जिसको करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि जो रियल स्टेट की समस्या है उसको दौड़ना चाहिए था, लेकिन वो रिवर्स सतह पे आ रही है। स्टील मिलें जो है वो बंद होने की सूरत हाल पर आ गई है।
पेमेंट की जो सिक्योरमेंट थी वो भी कम होती जा रही है और लोग इस तशद्दुद के शिकार हैं कि क्या करें। सबसे ज्यादा उम्मीद मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की ये थी कि फॉरेन एमरजेंसी बहुत आएंगे और पाकिस्तानी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट आएगा, लेकिन 100 दिनों में मुझे कोई सपोर्ट नजर नहीं आया। ये सपोर्ट जो है वो बिल्कुल आना चाहिए था। इमरान खान साहब की जो शख्सियत है वो एक ऐसी शख्सियत थी कि लोग जो है वो उन पर भरोसा करते। उन्होंने पिछले 30 साल से जो है वो ईमानदारी का नारा लगाया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को इनकी जो एक सक्सेस इलेक्शन में वो यही चीज है कि हम लोग इस माशरे को सुरक्षित के पास कर देंगे। लेकिन अगर हम सारा फोकस इस तरफ कर लेते हैं तो हमारा इकोनॉमी की तरफ जो फोकस है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। ये फोकस आना चाहिए था, ये फोकस बहुत ज्यादा नजर भी आना चाहिए था और लोगों का एतमाद भी नजर आना चाहिए था। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी का जो एतमाद आना चाहिए था पिछले 100 दिनों में वो नजर नहीं आया और आगे भी लोग परेशान हैं कि इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ गई है। ठीक है, आपको पॉइंट आया सर। सलमान शाह साहब, आप वजीर खजाना भी रह चुके हैं, IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के, ये आवाम के सामने आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? और ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि कोई खुफिया डील हो गई है जो डॉलर 144-45 तक चला गया था, फिर वापस 137 पे आया। देखिए, IMF के साथ तो आपको प्रोग्राम एक करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपने अगर रीफाइनेंस करने हैं अपने कर्जे सारे तो IMF का सर्टिफिकेट जरूरी होगा। दूसरी बात यह है कि अगर जो बात हो रही थी इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को और लोकल इन्वेस्टर्स को, अगर आपका एक मुनासिब किस्म का IMF के साथ एग्रीमेंट होगा। अब जो चीज़ें आ रही हैं इस वक्त के बिजनेस कम्युनिटी जो है वो खासी परेशान है और उनको अभी तक वो दिलासा नहीं मिला गवर्नमेंट से जो मिलना चाहिए। इवन दो इमरान खान साहब मिलते हैं जाके, आज उन्होंने लाहौर चैम्बर से बात की है, उससे पहले बिजनेसमैन काउंसिल भी है इनके पास और बिजनेस कम्युनिटी के साथ कराची में भी इनका इंटरेक्शन हुआ है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस बिजनेस कम्युनिटी को होना चाहिए वो अभी नहीं है। और उसकी मेरा ख्याल मेन वजह ये है कि जब आप वुज़रा कुछ बातें ऐसी कर देते हैं जिससे वो उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि अब बकल डाउन करना चाहिए और काम करना चाहिए और ज़्यादा हमें जो है टीवी पे बैठ के इकोनॉमिक स्ट्रेटजी और पॉलिसी के ऊपर वुज़रा को कम अज़ कम बयान नहीं देने चाहिए। हम जैसे लोग जो हैं ये काफ़ी हैं इन कामों के लिए और हम इसको डिस्कस कर सकते हैं और बड़ी अच्छी बात है कि मीडिया पे ये सारा कुछ डिस्कस होता है, लेकिन जब वुज़रा बीच में आ जाते हैं तो उसका मतलब कुछ और बन जाता है। उससे फिर मार्केट बहुत इशारे लेती है और वो समझती है कि ये कुछ गड़बड़ है। ये जो हालिया मार्केट बड़ी है सर, ये कोई IMF से खुफिया डील तो नहीं होने जा रही है? आपको ऐसा तो कुछ खदशा नजर नहीं आ रहा? नहीं, मेरे ख्याल में ये कोई खुफिया डील होनी भी नहीं चाहिए, बट ये है कि मेरे ख्याल में ये इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की इंटरबैंक मार्केट बड़ी छोटी मार्केट है और जब उसमें आप इंटरवेंशन नहीं करेंगे और कोई भी बड़ी पेमेंट आ जाती है तो वो एक तहलका मच जाता है कि भाई ये कैसे इसको किया जाएगा, सर्विस कैसे किया जाएगा। अगर आपके पास रिजर्व थोड़े बहुत होते तो आप उस वक्त इंजेक्ट बिल्कुल वज़रा को, रहनुमाओं को जो बात है ये करने से पहले, बयान देने से पहले सोचना चाहिए। राशिद साहब, कितना जरूरी है ये सब? और IMF के पास जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान के, उनके साथ अवाम में कितना डिस्कस होना चाहिए, अवाम के सामने आने चाहिए ये मामला? देखिए, अवाम का मेरे ख्याल से IMF के साथ डिस्कशन से कोई इतना बड़ा खास गहरा ताल्लुक नहीं है। और दूसरा ये कि हमको IMF को एक हवा भी नहीं बनाना चाहिए। अगर हम IMF के साथ जाते हैं और अगर IMF के साथ कर्जा लेते हैं तो नॉट अ बिग डील, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क पड़ता है कि जो आप IMF के साथ डील करने के लिए जा रहे हैं और उनके साथ जो बार्गेनर्स बैठे हुए हैं, जो उनके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं, उनका होमवर्क कैसा है, वो उनके साथ कैसे बार्गेनिंग करते हैं, सारी डिपेंड उसके ऊपर करता है। आवाम को तो देखिए एक ही चीज़ से मतलब है कि जी मुल्क चलना चाहिए, इकनॉमी अच्छी होनी चाहिए, टर्नओवर में गर्दिश पैसे होने चाहिए और खुशहाली होनी चाहिए, अमन व अमान होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि देखें, एक तरफ आवाम को थोड़ा सा जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको फेयर्स हैं
और इसलिए फिर हैं कि बड़े थोड़े से अरसे के अंदर जिस तरह से डॉलर बढ़ गया या जिस तरह से चीज़ें हो गई, अभी भी जैसे बता रहे थे कि जो रिजर्व है बहुत कम रह गए, 4 या 5 हफ्ते के रह गए। आप इसको अगर आप उठा के देखें तो जब भी हुकूमत चेंज हुई है तो हमने जो भी नई गवर्नमेंट आई है उसके पास 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते का ही रिजर्व हुआ करता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है इनका इंटरनेशनल कम्युनिटी का इनके ऊपर एक अल्टीमेट कॉन्फिडेंस है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके ऊपर कोई करप्शन के इल्जाम नहीं है, जिससे उम्मीद ये की जा रही है और मैं इसके ऊपर यकीन रखता हूँ 90% कि ये गवर्नमेंट करप्शन नहीं करेगी और करप्शन होने भी नहीं देगी। तो इससे हमारा जो बैरूनी मुल्क हैं उनके साथ हमारा एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और इस कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। और अगर हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है और अगर हम उसको इन्वेस्टमेंट को उनको ऐसी जगहों पे अगर इन्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो इंपोर्ट है वो डिस्करेज हो और हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। और वो तमाम चीजें अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि IMF के पास जाना, उनसे कर्ज लेना बड़ा मसला नहीं है, असल मसला उनकी शराइत पे। आज फवाद चौधरी साहब ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि अब हम अपनी शराइत पर बात करेंगे उनसे। लग रहा है हुकूमत इस पोजीशन में आ गई। देखिए, ये मैं सलमान साहब को सेकंड करूंगा कि इनके वज़रा को चाहिए कि अभी खामोश रहें और इमरान खान के लिए ज़्यादा ना करें। जब इनके वज़रा आते हैं टीवी के ऊपर, चैनल्स के ऊपर और वो ओल फोल बातें बगैर होमवर्क के जब करते हैं ना, तो उससे जो है आवाम के अंदर एक ज़्यादा आवाम को और जो इनके अपोनेंट्स हैं, जो इनके अपोजिशन है, उनको एक बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है इनको एंगेज करने का। तो मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल इग्नोर करके अपना फोकस करना चाहिए कि हाँ भाई हमने कैसे जाना और आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। और आगे की प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरह से इंपोर्ट को डिस्करेज करें और किस तरह से एक्सपोर्ट को इनकरेज करें। और मैं क्योंकि मेरा बिजनेसमैन, मैं इसको देख रहा हूँ और मैं इसको महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त बहुत अरसे के बाद कारोबारी हजरात को क्या सहूलियात मिली है। सलमान शाह साहब, आप समझते हैं इस पोजीशन में आ गई है हुकूमत के अपनी शराइत पर डील करें IMF से? देखिए, ये शराइत ना हमारी होंगी ना IMF की होंगी, ये वो शराइत होंगी जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छी होंगी और पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबलाइज करेंगी, पाकिस्तान की इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर करेंगी और पाकिस्तान इकॉनमी के जो अदारे हैं उनमें रिफॉर्म्स करेंगे। और सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारा मसला है वो पावर सेक्टर का है। पावर सेक्टर में जितनी चोरी है, जितना उसमें सर्कुलर डेट है, जितने उसमें किकबैक्स हो चुकी हैं, जिस किस्म के उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो आपकी इकॉनमी को खासा जकड़ के रखा हुआ है। सो आई थिंक कि ये रिफॉर्म्स आपको करने पड़ेंगे और IMF की कोऑपरेशन के साथ आपको करने पड़ेंगे। सो ये मसला मेरा नहीं ख्याल कि ये है कि IMF वर्सेस पाकिस्तान की गेम हो रही है। ये आई थिंक जॉइंटली आपको करना पड़ेगा और उसके लिए आपका एक होम ग्रोन प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें IMF अग्री करे, आप उनको कन्विंस करें कि ये पाकिस्तान के लिए मुफीद चीज़ें हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान एक मुश्किल इकोनॉमिक सूरत हाल में इसलिए है क्योंकि हिस्टोरिकली हमने बहुत बैड गवर्नेंस की है। हर अदारा हमारा टूटा फूटा अदारा है जो ख़राब हो चुका है। और जैसे आप देख रहे हैं, बैंकिंग से ले लें, आप पावर सेक्टर को ले लें, आप बाकी चीज़ों को ले लें, हर चीज़ में आप जिसको हाथ लगाते हैं वो अंदर से रोटन निकलती है। सो ये इसको हमें बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और अगर हमारी कोई मदद इंटरनेशनल अदारे करते हैं, हमको बिल्कुल उनके साथ संजीदा तरीके से वो मदद हासिल करनी चाहिए। दोस्त ममालिक देखें ना, अब इस वक्त अगर सऊदी अरेबिया और UAE हमें सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें चाइना सपोर्ट कर रहा है और हमारे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम CPEC का चल रहा है जिसके एक कोने पे चीन है और दूसरे कोने पे बहरा अरब है। और बहरा अरब में हमें पता है सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। अगर वो सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ये ममालिक पाकिस्तान के CPEC प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने पे राजी हो जाते हैं और उनको हम कॉन्फिडेंस दिलाते हैं और हमारे अपने इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने को चल पड़ते हैं, तो पाकिस्तान बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है। ये जो मुश्किलात हैं ये सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, मुश्किलात खत्म हो जाएगी। अहमद चनाई साहब, आपको लगता है कारोबारी हजरात की जो बातें बार बार वजीर आजम इमरान खान साहब कर रहे हैं, उनके मुजरा भी कर रहे हैं कि हम कारोबारी हजरात को सहूलियात देंगे, सहूलियात मिलना शुरू हो गई और क्या सहूलियात होनी चाहिए? देखिए, अब तक तो कोई ऐसी बात मुझे नजर नहीं आती। हमने हमेशा
सहूलियात जब मांगी है तो यही कहा है कि जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, हैसल्स कम होनी चाहिए और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। तो यहाँ कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें नजर नहीं आ रही, हमें कोई भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नजर नहीं आ रहा। इस सब चीजों को छोड़ के FIA के नोटिसेज, इनकम टैक्स के नोटिसेज, ये सारी चीजें जो है वो इस माहौल को खराब कर रही हैं। FIA के नोटिसेज जो है वो चाहे हमने एमनेस्टी में चीजें डिक्लेयर की है नहीं की, वो जरूर आते हैं, उनके जवाब देना पड़ता है, एक किस्म का हैरेसमेंट नजर आता है। मैं समझता हूं कि यहाँ FIA और FBR को जो है वो कोऑर्डिनेट कर लेना चाहिए था, जो चीजें एमनेस्टी में डिक्लेयर हो जानी चाहिए थी उनको छेड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन ये एक मुसलसल अमर है जो ये काम हो रहा है। यहाँ पर न सिर्फ बिजनेसमैन का हैरेसमेंट कम होनी चाहिए बल्कि इनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आनी चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कहीं नजर नहीं आती, रोज एक नई चीजें नजर आती हैं, कभी बिजली के दाम बढ़ जाते हैं, कभी गैस के दाम बढ़ जाते हैं, डॉलर की सिचुएशन जो है वो आप सबके सामने है, हमारे इकोनॉमिक रिजर्व की जो बात आ गई वो भी आपके सामने है। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी थिंक टैंक को जो है वो सामने आना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा, उन्होंने अच्छी नीयत से बात की है, लोगों को जो है वो सहूलत पहुंचाने की बात की है, मगर ये टीम जो है उसको भी उसी तरीके से अमल करना चाहिए और लोगों के जो हकीकी मसाइल हैं कारोबारी लोगों के वो भी सामने आने चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ कारोबारी लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल अवाम की भी बात कर रहा हूँ। कराची में इस वक्त जो एक तूफान मचा हुआ है एनक्रोचमेंट को हटाने के नाम पर, मैं समझता हूँ 5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे और जब ये 5 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे तो जाहिर है एक अनरेस्ट भी सामने आएगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी और लोग जो है वो सही डगर पे नहीं चलेंगे। यहाँ जरूरत राशिद साहब, अहमद चनाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कारोबारी हजरात मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत ये कह रही है कि एक्सपोर्टर्स और गैर मुल्की सरमायाकारों को हम सहूलतें दे रहे हैं, इकदाम से मईशत को बड़ा सहारा मिलेगा। लग रहा है सरमायाकारों को, गैर मुल्की एक्सपोर्टर्स को और कारोबारी हजरात को सहूलियात मिल रही है, और अगर मिल रही है तो क्या सहूलियात अब तक मिली? ये कोशिश तो भरपूर कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सहूलियात दें, और अभी इनकी एक टेक्सटाइल पॉलिसी भी आई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी आई है, टेक्सटाइल पॉलिसी आई है, वो टेक्सटाइल पॉलिसी के बजाय इनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी आनी चाहिए। और इनको सबसे पहले देखना चाहिए, एक 15 से 20 साल के पहले के डाटा उठाना चाहिए और उसके अंदर इनको देखना चाहिए कि आखिर वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम एक्सपोर्ट करते थे और पिछले 15 साल से हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। सबसे पहले उनको सहूलियात देखनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि अब हम दोबारा इसकी एक्सपोर्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनको तमाम भी जितनी भी जो इनकी पॉलिसी आ रही है वो तमाम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इदारों के लिए आनी चाहिए, सेक्टर के लिए आनी चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर कोई टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा है तो आप उसको मराद दें। टेक्सटाइल तो आपके हमेशा से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है और अभी भी होती रहेगी, लेकिन अभी हमारे मसाला जात बेताशा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मेरा पैकेजिंग से ताल्लुक है, मैं 1 बिलियन की पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप उठा के देखें तो आपका एक बहुत बड़ा सेक्टर जो सियालकोट का होता था, जो सर्जिकल आइटम्स और उनके एक्सपोर्ट करा करते थे, पिछले 10 से 15 साल से उनकी जो एक्सपोर्ट है तकरीबन मैं समझता हूँ कि 15 से 20% में आ गई है। इसी तरह से सियालकोट से जो आपके स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट हुआ करते थे वो भी सनत आपकी थोड़ी सी बैठी हुई, वो भी 15 से 20% पे आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इनको इन चीज़ों को देखना चाहिए कि जिनकी एक्सपोर्ट हुआ करती थी नहीं हो रही, और दूसरा ये कि जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि इनको तमाम एक्सपोर्टर्स को एक साथ बैठा के उनके साथ पॉलिसी बनानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कोई तमाम एक्सपोर्टर को साथ बिठाकर पॉलिसी बनानी चाहिए। सलमान शाह, तमाम सेक्टर्स के, अगर जैसे टेक्सटाइल जी तमाम सेक्टर्स के एक्सपोर्टर्स को बिठाएं, उनसे बात करें, पॉलिसी बनाएं। सलमान शाह साहब, आप एग्री करेंगे राशिद सिद्दीकी साहब के इस पॉइंट से? और दूसरा जो अहमद चनाई साहब ने कहा कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, अभी तक जो सहूलियात है वो मिली नहीं है सरमायाकारों को। देखें, ये तो हम सबको पता है कि क्या करना है। ये नहीं है कि हुकूमत को नहीं पता कि क्या करना है। सारी रिफॉर्म्स जो हैं ये सारी दुनिया ने कर चुकी है। जिस मुल्क ने भी तरक्की की है, जिस मुल्क ने भी 10 से 12% ग्रोथ लेनी है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ लेनी है, उसको अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनानी है, उसने अपने अदारे ठीक करने हैं, उसने अपनी कॉस्ट को नीचे लेके आना है, उसने इन्वेस्टमेंट की राह हमवार करनी है। सो आई थिंक ये नहीं है कि आप एक मीटिंग करें और उसके बाद वो एक्सपोर्टर्स से आप बात एक्सचेंज करें, उसके बाद उसको भूल जाएं। नहीं, आपको एक बड़ी सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान को एक बहुत कंपेटिटिव, हाईली प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ग्रोथ सेंटर
एशिया का बनाना चाहिए, और उसके लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान की लोकेशन है, पाकिस्तान की आबादी है, पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, हर चीज़ पाकिस्तान के पास मौजूद है। एक चीज़ नहीं है, वो गवर्नेंस है। गवर्नेंस आप ठीक करें, अच्छी स्ट्रेटजीज बनाएं, और आपको पता है कि ये क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, आप बनाएं और करें। अब ये जो बात हो रही है कि नोटिस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, आपने एक बहुत अच्छा अदारा बनाया है, स्टोलन एसेट रिकवरी यूनिट। अब उसका ये काम तो नहीं है कि वो टीवी पे बैठ के सारा दिन ये बातें करता रहे कि मैंने कैसे ये रिकवरी करनी है। उसका काम है भाई, अब वो जाके रिकवरी करके लाए। अगर कोई सियासतदान करप्ट निकले हैं, उनका फाइनल आप पहुंचाएं उनको जहां भी पहुंचाना है। आप बिजनेस कम्युनिटी को तो ना डिप्रेस करें। आप बिजनेस कम्युनिटी को अगर नोटिस जारी करने शुरू करेंगे, सलमान शाह साहब, जब पीटीआई हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी और उसके फौरी बाद जब डॉलर के रेट बढ़े तो फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया था कि मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। तो हुकूमत ने इस तरह के लोगों को सामने क्यों नहीं लेके आया, जो मनी चेंजर हैं, जो ब्लैक में डॉलर खरीदो फरोख्त करते हैं? अभी तक सामने तो कोई भी नहीं आया, लेकिन ये बयान दिया था। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, देखें ना, अगर आप इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, अगर आप फॉरेन मार्केट्स को नहीं आप अंडरस्टैंड कर सकते, अगर आप वो एरिया ही नहीं है, आप अगर कोई लीगल बंदे हैं या आपने कोई और आपकी बैकग्राउंड है, तो आप इकोनॉमिक्स के ऊपर कैसे प्रोनाउंसमेंट्स कर सकते हैं? इकोनॉमिक्स के ऊपर अगर आप बोलना शुरू करेंगे तो वो फिर एक चूं चूं का मुरब्बा बनेगा। और पाकिस्तान को इस वक्त एनवायरनमेंट ठीक करने की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा टेंशन है, एनवायरनमेंट में इस वक्त बहुत अब्रेसिवनेस है। इस सारी चीज़ों को जब आप ठीक करेंगे तो इन्वेस्टर जो है वो इत्मीनान के साथ पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज़ देखेगा और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, पाकिस्तान के मसले ठीक हो जाते हैं। आपको पता है 2007 में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 24% थी। जरदारी साहब के 5 सालों में वो 12% रही, आधी हो गई। उसके बाद नवाज शरीफ के 5 सालों में वो 13-14% से ऊपर नहीं गई। अब ये इमरान खान के टाइम पीरियड में मैं होप करता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 30% तक जाएगी। अगर ये 30% तक जाएगी तो पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। अगर ये 13-14% पे ही रहेगी तो वही होगा जो पिछले 10 साल में हुआ है। तो इक्वेशन तो बड़ी सिंपल है। ठीक है, डॉक्टर सलमान शाह साहब, राशिद सिद्दीकी साहब और अहमद चनाय साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। कर रहे हैं मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल को लेकर। एक ब्रेक की जानिब जाना होगा, उसके बाद में बात करेंगे। जो हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रही है, लूटी दौलत वापस लाने की बात कर रही है, इस मैदान में हुकूमत अब किस हद तक कामयाब रही और आगे किस हद तक कामयाबी मिल सकती है, और आम आदमी तक हुकूमती इक़दामात के सम्राट आखिर कब पहुंचेंगे। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सवाल छोड़ा था कि हुकूमत बहुत ज्यादा बातें कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, करप्शन के हवाले से, इसकी रोकथाम के लिए, और अहम तरजीहात भी नजर आ रही है हुकूमत की। तो लूटी दौलत वापस लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मैदान में हुकूमत अब किस हद तक कामयाब रही है और किस हद तक हुकूमत को कामयाबी मिलेगी? राशिद सिद्दीकी साहब, आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे? मेरे ख्याल से अभी तक लूटी हुई दौलत को लाने में हुकूमत ऑलमोस्ट नाकाम रही है। और मैं समझता हूँ कि इनका जो तरीक़ेकार है वो भी ऐसा ही है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह शायद कामयाबी ना मिल पाए। उसके लिए मेरी एक सजेशन है आपके तवज्जो से, जो मैं इससे पहले भी एक आध दफ़ा शायद कहीं पर दे चुका हूँ, कि देखिए आपकी जो इंटेलिजेंस है वो बड़ी अल्टीमेटिव मोर देन एक्सीलेंट है। और आपकी इंटेलिजेंस को बिल्कुल कतई तौर पर पता है कि आपके किन किन लोगों के पैसे कैश की सूरत में किन किन मुल्कों में कहाँ पर पड़े हैं। फिर आपके इंटेलिजेंस को पूरा पता है कि आपके कौन कौन से बिजनेसमैन, कौन कौन से सियासतदान ऐसे हैं कि जिन्होंने आपके मुल्क की लूटी हुई दौलत से बैनुल मुल्क अपनी प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं। तो मैंने कहा था सबसे पहले आप एक काम करें कि देखें उनमें से 80% लोग तो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जो बाकी 20% पाकिस्तान में मौजूद नहीं है उनका स्टेक पाकिस्तान के अंदर जरूर मौजूद है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों के पैसे कैश बाहर पड़े हुए उन सबका नाम आप ईसीएल में डालें और उनको 60 दिन का टाइम दें कि अगर तुम 60 दिन के अंदर अंदर वो पैसे पाकिस्तान में लेके आ जाओगे तो ना हम तुमसे कोई पाई पैसा लेंगे और ना हम तुमसे कुछ पूछेंगे कि पैसा तुम कैसे ले गए थे और कैसे लेके आ गए। और जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हुई है उनको आप 6 महीने का टाइम दे दें कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर तुम ये प्रॉपर्टी बेचो और ये पैसे वापस पाकिस्तान में पैसा बाहर है उन्हें 7 दिन, प्रॉपर्टी वालों को 6 महीने दिए जाए तो मामला काफी हद तक हल हो सकते हैं। माशी माहिर शब्बर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
बहुत ज्यादा बातें इमरान खान साहब करते थे जब वो वजीर आजम नहीं बने थे कि मैं टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। आपको लगता है इस मामले में इस्लाहात की गई है अब तक? देखिए, बात यह कि टैक्स का जो निज़ाम है उसमें बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। उसमें कुछ चीजें की गई है और कुछ चीजें अभी होनी है। जो बुनियादी चीज है वो टैक्स पॉलिसी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को अलग होना है, और वो काम उसके लिए अनाउंसमेंट हो गई है। मगर अगर आप ये समझते हैं कि टैक्स के निज़ाम में तब्दीली महीनों में या मैं कहूँगा सालों में आ जाए, तो यह हमारी गलतफहमी है। हमें इस पर टाइम लगेगा, और अगर हम सही सिलसिले में चले तो कम से कम हमें 2 से 3 साल लगेंगे किसी जगह पर पहुंचने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इंटेंशन गवर्नमेंट की ठीक है, मगर टेंजिबल रिजल्ट जो है वो मैं ये आपकी बात मानने को तैयार हूँ। उसमें अभी आप टेंजिबल रिजल्ट मुझसे पूछेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, मगर जी। और चौहान साहब, बड़े वाज़ेह अल्फाज में असद उमर साहब ने कहा कि जो अदायगियां हैं उनको पूरा करने के लिए हम शरह सूद बढ़ा रहे हैं, 1.5 बढ़ाकर 10% कर दी है। ठीक इकदाम है ये? देखिए, बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो बाकी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो डिटर करती हैं। इतने पैसे अगर लोगों को यहाँ मिलना शुरू हो जाएंगे तो लोग बाहर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियाँ जो है वो प्रॉस्पर नहीं करेंगी। इस ह्यूज हैवी इंटरेस्ट रेट के साथ जो है वो कैसे हम इंडस्ट्री चला सकते हैं और कैसे जो है वो आगे काम चल सकता है। लोग जो है वो बजाय इसके के इन्वेस्टमेंट करने के इन्हीं सूदी कामों में जो है वो चले जाएंगे कि जी वहाँ पे कोई पूछ नहीं है, ठीक है, टैक्स एट सोर्स रिडक्शन हो जाएगा और मैं जो है वो मजे से अपनी जिंदगी गुजारूंगा। यहाँ पर लोगों को रोजगार के मौके नहीं मिलेंगे, लोगों को जो है वो इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा, और ये इस किस्म की सारी चीजें जो है वो नॉन प्रोडक्टिव होगी। शब्बर ज़ैदी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जी इंटेंशन अपनी जगह पर है, लेकिन मैं समझता हूं कि इंटेंशन के साथ जो है वो सही और मजबूत प्लानिंग करने वाले लोग भी होने चाहिए जो इस इकोनॉमी को जो है वो सही सिमत में चला सकें और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें। टैक्सेशन के इश्यूज जो है वो अपनी जगह पर कायम है। मैं इस बात से भी बिल्कुल एग्री करता हूं कि 3 से 4 साल का पीरियड चाहिए कि जहां अगर सही प्लानिंग हो तो हम जो है वो सही तरीके से इस इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं, और जो टैक्स कलेक्शन हम बढ़ाना चाहते हैं वो भी जो है वो सही सिमत में चला जाए। हुकूमत को प्लानिंग ठीक करनी चाहिए। राशिद सिद्दीकी साहब, इंटरेस्ट रेट के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ होगा, और जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाई जाएंगी, बार बार इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, असद उमर साहब भी कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब को भी हम कहते हुए दिख रहे हैं, किस तरह बढ़ाई जाएंगी ये इंटरेस्ट एक्सपोर्ट जो है, और किस तरह बढ़ाई जाती है, और इस मामले पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामले पर जरा ब्रीफ कर दें। देखिए, एक्सपोर्ट तो डेफिनेटली अपना अहमद भाई का भी कहना सही है कि अगर आपके इंटरेस्ट का रेट ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, जिससे डेफिनेटली लोगों को काम करने के अंदर बड़ा मुश्किल पेश आएगी। अच्छा देखिए, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है ना, इसका तनासुब ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ाना भी आपके हाथ में है, उसके साथ साथ बगैर एक्सपोर्ट के बढ़ाए हुए आपको जो ट्रेड डेफिसिट है ना उसको कंट्रोल करना भी आपके हाथ में है। मैं आपको थोड़ी सी दूंगा कि इनको हुकूमत को चाहिए कि टॉप 5 से 6 आइटम को सबसे पहले इमीडिएटली जो ना टिकर कर लें कि वो कौन से 5 मेन आइटम हैं जिनके ऊपर हम इंपोर्ट की सूरत में बेतहाशा डॉलर देते हैं। अगर आप फिलवक्त ऑयल और गैस को हटा दें, एलएनजी को हटा दें, आप एलएनजी की अगर इंपोर्ट बंद कर दें और आप अपने पास गैस को एक्सप्लोर करें तो इससे भी आपके बिलियंस डॉलर बच सकते हैं। एक वो है कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान की जो आबादी है कोई 22 करोड़ है। इस 22 करोड़ की आबादी में कम से कम आपके पास 6 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो एक मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर आप एक मोबाइल की कीमत ले लें 2000 रुपए, तो जब आप 6 करोड़ को 2000 से मल्टीप्लाई करें तो बिलियंस डॉलर आप सिर्फ एक मोबाइल टेलीफोन को इंपोर्ट करने में दे देते हैं। और जबकि पाकिस्तान एक इतना बड़ा मुल्क है और माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर इतना दिमाग है और पाकिस्तान की मशीनरी और इतनी हमारी इसके अंदर कमांड है कि अगर हम सिर्फ एक मोबाइल अपना यहाँ पे बना लें और मोबाइल की इंपोर्ट को बैंड कर दें तो हम बिलियंस डॉलर कमा सकते हैं। फिर यह है कि मैं आपके तवज्जो से एक मशवरा देना चाहूँगा कि इस वक्त बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो समझ लें कि एक्सपोर्टर्स के लिए टारगेट किलिंग है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि प्रिंटिंग लाइन के अंदर अगर आप इस वक्त प्रिंटेड मटेरियल मंगाएं तो उसके ऊपर 5% ड्यूटी है, और अगर आप रॉ मटेरियल मंगाएं तो उसके ऊपर 25% ड्यूटी है। तो उससे क्या है कि आपके बेरोजगारी फैलती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके जितने रॉ मटेरियल्स हैं आप उनके ऊपर इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी को अगर आप कम कर दें, और जितने आप फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं
उनके ऊपर या तो आप बैन कर दें या आप उनकी ड्यूटीज को डबल कर दें, आप उसको डिस्करेज करें। तो उससे क्या होगा कि वो तमाम चीजें फिनिश गुड जो आपके इंपोर्ट हो रही हैं उनकी सनतें पाकिस्तान में काम शुरू करेंगी। उससे आपका जो डॉलर जाता है वो भी बचेगा और उससे लोगों के लिए मजीद रोजगार के मौके पैदा होंगे। शब्बर ज़ैदी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज जिक्र किया था पोल्ट्री सेक्टर का, कैटल सेक्टर का, बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया गया उनको। आपके ख्याल में मुआशी बहरान से निकलने के लिए किस सेक्टर पर ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए? देखिए, बात ये कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चर कंट्री है और इमरान खान साहब पोल्ट्री और उसकी बात कर गए, मगर उनको बात करनी चाहिए एग्रीकल्चर की। अगर हम एग्रीकल्चर को अपनी सपोर्ट नहीं दे सके और एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं कर सके तो पाकिस्तान अपने मसाइल हल नहीं कर सकेगा। हमें एग्रीकल्चर में पानी, बीज, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, हमने 50-60 साल में अपनी ज़राअत को तबाह किया है। तो अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में चलना है और पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है तो आपका जो एग्रीकल्चर बेस है, क्योंकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक एग्रीकल्चर, हमारी पॉपुलेशन का बल्क जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। मगर मैं इस बात से पहले एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक जो हमारे जहनों में एक बड़ी खराबी ये पैदा हो गई है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़े ज़राए मौजूद हैं और हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे और हमारी मईशत कोई बहुत अच्छी ऐसी चीज़ है कि हमारे पास कि जो हमने यूटिलाइज नहीं की। और पाकिस्तान की मईशत मेरे ज़ाती हिसाब से पिछले 40 साल से हमेशा दगरगू रही है। हमने शॉर्ट टर्म मेजर के तहत ये मईशत चलाई है। हमने इस मुल्क में एक बुनियादी गलती ये की है जो आज आपको रियलाइज हो रहा है। ये सारी जो आप कहानियां सुन रहे हैं, ये सारी कहानी इसलिए नजर आ रही है आपको कि आपने इस मुल्क में इंडस्ट्री सनत की बुनियाद को 1970 के बाद तबाह कर दिया है। ठीक है, आपका पॉइंट है। अहमद चनाय साहब, वक्त कम है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। पोल्ट्री सेक्टर, कैटल सेक्टर, इसके अलावा कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए मुआशी बहरान से निकलने के लिए हुकूमत को? देखिए, मैं शब्बर ज़ैदी साहब की इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि हम बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री हैं और हमें उसी पर तवज्जो देनी है। दो बड़े ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिस पे हम अभी भी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, जो IT सेक्टर और हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर है। ये दोनों वो सेक्टर हैं कि जिन पर तवज्जो देकर ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो लोगों को यहाँ मिल सकती है। हम एक मजबूत IT पॉलिसी बनाएं, साथ में जो है वो इंजीनियरिंग के लिए काम करें, तो कोई वजह नहीं कि ये मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। जाहिर है हमने टेक्सटाइल पे तवज्जो दी है, टेक्सटाइल पे अब भी तवज्जो देने की बात है। टेक्सटाइल आज भी 60% हमें रेवेन्यू देके जाता है और 60% हमारी एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल पर मुहित है। लेकिन सेक्टर में ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सर, एक और मुख्तसर जवाब दे, मैं वाइंड अप करूंगा, तमाम मेहमानों से मुख्तसर जवाब लेना चाहूंगा। बरवक्त फैसले ना करना डॉलर की ऊंची उड़ान और रुपए की गिरावट में साबित हो रहे हैं हम? ये बरवक्त फैसले जो हैं वो मैं समझता हूँ इमीडिएट मेजर्स नहीं होते। लॉन्ग टर्म मेजर्स की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म मेजर्स के साथ जो है वो हम एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। आज साहब आप वन लाइनर आंसर देना, आपको लगता है हुकूमत बरवक्त फैसले नहीं कर रही? है भी नहीं कि वो करे, क्योंकि अभी तो हुकूमत को सिर्फ उसको स्टडी करने में टाइम लगेगा कि आखिर वो क्या वजूहात हैं और वो क्या असबाब है जिनकी वजूहात की बिना के ऊपर जो डॉलर है वो इतनी जल्दी जम करता है और फिर उसके बाद नीचे आता है। तो अभी हुकूमत को मेरे ख्याल से इसके लिए मैं समझता हूँ कि अभी शब्बर ज़ैदी साहब, आप मुख्तसर वन लाइनर आंसर दे दें। बरवक्त फैसले ना करना जो वजह बन रहा है डॉलर ऊपर जाने की? कह रहे हैं बरवक्त फैसले नहीं किए गए, उस वक्त हमने बिला वजह इसको पहले करके रखा जिसका हमें बोझ इसको उठाना पड़ा। अगर हम ये 2000 ठीक है। शब्बर ज़ैदी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, राशिद सिद्दीकी साहब, अहमद चनाय साहब, आपकी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, हुकूमत इक़दाम तो कर रही है मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, मगर आम आदमी तक अब तक इसके असरात नहीं पहुंचे हैं। हंगामी बुनियादों पर हुकूमत को इक़दाम करने होंगे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह।